नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशन शो। एक ऐसा शो जहां मिलता है चर्चाओं में रहने वाली खबरों का पूरा विश्लेषण। वीडियो को पूरा देखिएगा। हम 1947 में आजाद हो चुके हैं, लेकिन अब भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हमारी आजादी छीनी जा रही है, और यह आजादी छीनी जा रही है बड़े बड़े बिल्डर्स के द्वारा। आज हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि सरकार ने साइबर क्राइम कर रहे लोगों पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव, इसको जानने से पहले बात करेंगे एक ऐसे मामले के बारे में जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन 3 में बनी एक बिल्डिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण बिल्डर की बड़ी लापरवाही। पुलिस के द्वारा आम लोगों पर मारपीट का आरोप, बिल्डर से पैसे लेने का भी आरोप। मामला हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से बताते हैं। क्या बात हो गया सर? भाई साहब पूरा मिक्सन शोकाकुल है। 2 लोगों की जाने गई ऑन द स्पॉट। आंधी आया, तूफान आया। गलती एक बार हो तो गलती कहा जाता है, अगर गलती दोबारा दोहरा जाए तो क्या बोलिएगा उसको। 21 मई 2025 रात करीब 7:45 के आसपास दिल्ली व आसपास के इलाकों में अचानक से जोरदार तूफान आता है, और तूफान इतनी तेज कि हजारों पेड़ टूट गए। ये तूफान दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, औरैया कई जगह पर तेजी से भारी बारिश के साथ पहुंचा। जब ये तूफान ग्रेटर नोएडा में पहुंचता है तो भारी तबाही मचा देता है। ग्रेटर नोएडा ओमिक्रॉन 3 में बनी एड सोसाइटी, जिसका नाम है मिस्टर अल्टमो, इस तूफान के कारण बिल्डिंग के ऊपर रखी लोहे की चादरें नीचे जा गिरती है, जिससे एक वृद्ध महिला की मौत हो जाती है और एक बच्चे की भी मौत हो जाती है। लोहे की चादर 21 मंजिल से सीधे नीचे पार्क में घूम रही एक वृद्ध महिला और एक बच्चे की मौत का कारण बन जाती है। हादसा इतना दर्दनाक होता है कि बच्चे की मौत मलबे में दबने से हो जाती है और बच्चे की नानी यानी वृद्ध महिला की मौत गर्दन कटने से हो जाती है। एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को आंधी तूफान जैसी प्राकृतिक आपदा की सूचना पहले से लोगों तक पहुंचा देनी चाहिए थी, या फिर बिल्डर की लापरवाही और खराब मेंटेनेंस की वजह से इन 2 लोगों की मौत हो गई? लोगों ने जमकर मिस्टर अल्टमो के मेंटेनेंस और बिल्डर के खिलाफ आक्रोश दिखाया, लेकिन यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने आम लोगों को पीटा और कई लोगों के मोबाइल छिना लिए। आप एक बार इस ग्राउंड रिपोर्टिंग को देखिए। ये सिविल में आए थे, पुलिस वालों ने सिविल में बुलाए हुए थे और सिविल में आके उन्होंने औरतों पे मार तोड़ करी है। उस लेडी को चोट लगी है काफी। इसको ये देखिए, इसको कितनी चोटें लगी है। आपको चोट लगी? ये सिविल इनके ही ऑफिसर थे, सिविल में थे, बिना यूनिफॉर्म के थे। मुझे गाड़ी में जगह नहीं, जबरदस्ती ठूस रहे हैं और पीछे से एक हाथ खींच रहे हैं। आप लोग किस बात के लिए गाड़ी में आप लोगों को बैठाया जा रहा था? क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे। वो लोग एक वो बड़े बुजुर्गों को यहाँ धक्का मुक्की कर रहे थे, मार रहे थे। हम वीडियो बना रहे थे इस वजह से। आपने देखा कि लोग पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, लोगों में आक्रोश है। एक तरफ लोगों के अंदर बिल्डर के लिए गुस्सा है, दूसरी तरफ पुलिस की बदसलूकी से लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने कहा कि बिल्डर से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि पुलिस के द्वारा की गई बदसलूकी पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अभी तक कोई भी कार्रवाई इन पुलिस वालों पर नहीं की है। ना ही किसी को सस्पेंड किया गया, ना ही किसी पर कोई अन्य कार्रवाई की गई। सवाल सामने आता है, क्या पुलिस अब मदद करने की बजाय लोगों की पिटाई करेगी? आखिर किस अधिकार से पुलिस ने लोगों के फोन छीन लिए? क्या पुलिस बिल्डर पर कार्रवाई करेगी, या यह मामला सिर्फ खबरों में ही रह जाएगा, या फिर बिल्डर के पैसे से पुलिस कार्रवाई को रोक देगी? कई बड़े सवाल सामने आते हैं। सवाल यह भी सामने आता है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस अब कानून के अनुसार नहीं, अपने अनुसार काम करेगी और लोगों को पीटेगी, उनके मोबाइल छिनाएगी? अब बात करते हैं जो आपके काफी काम की खबर है। देश में लगातार साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, आए दिन साइबर क्राइम हो रहा है। सरकार ने इसे रोकने के लिए बड़ा प्लान बनाया है। आइए इसको जानते हैं। नया सिस्टम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के जरिए दर्ज की गई 10 लाख रुपए से ज्यादा की शिकायतों को ऑटोमेटिकली E0 FIR में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने हाल ही में E0 FIR नाम से एक नई सर्विस शुरू की है, जिसका मकसद साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करना
और हाई वैल्यू के साइबर अपराधों की जांच में तेजी लाना है। फिलहाल यह सिस्टम दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत 10 लाख रुपए के ज्यादा की साइबर ठगी में आप कंप्लेन जब करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एफआईआर में कन्वर्ट हो जाएगी। सरकार अपनी इस नई पहल के जरिए जांच में तेजी लाना और साइबर अपराधियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करना चाहती है। नया सिस्टम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल यानी NCRP और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के जरिए दर्ज की गई 10 लाख रुपए से ज्यादा की शिकायतों को ऑटोमेटिकली E0 एफआईआर में कन्वर्ट कर देगा। ये एफआईआर इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिल्ली के ई क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज की जाएंगी और बाद में जहां घटना हुई है वहां के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन इन एफआईआर पर क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? आज कई लोग ऐसे हैं जो साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए थानों में जाते हैं, पुलिस उनके एप्लीकेशन में नहीं लेती, उल्टा उन्हें भगा देती है और बोलते कि भाई कैसे तुमने ये साइबर फ्रॉड अपने साथ करवा लिया। शिकायतकर्ता के पास अपने 0 एफआईआर को संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर नियमित एफआईआर में बदलने के लिए अधिकतम 3 दिन का समय होगा। इससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी और जल्द से जल्द जिसके साथ फ्रॉड हुआ है उसे समाधान मिलेगा और साइबर फ्रॉड करने वाले लोग सलाखों के पीछे होंगे। अब बात करते हैं दिल्ली, ग्रेटर नोएडा और भी कई जगह ऐसी हैं जहां पर लोग अब 1947 के बाद फिर से गुलामी की तरह जिंदगी जी रहे हैं। कारण क्या है, आइए समझते हैं। वर्तमान समय में लोग दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फ्लैट खरीद रहे हैं जिनकी शुरुआती कीमत ही 40 लाख रुपए से लेकर 75 लाख रुपए शुरू होती है। अब समस्या ये है कि यदि कोई व्यक्ति इन जगहों पर घर बनाने की सोचे तो जमीन की कीमतें ही 1 करोड़ रुपए के ऊपर है, यानी करीब 1 लाख रुपए प्रति मीटर के हिसाब से जमीन मिलती है। मजबूरी है कि आम आदमी जिसके पास पैसे कम है वह अपना घर बना नहीं सकता, तो उसे मजबूरी बस फ्लैट खरीदना पड़ता है और इसी का फायदा ये बिल्डर उठा रहे हैं। समस्या यहाँ आ रही है कि ये बिल्डर फ्लैट बेचने के समय बताते कुछ और है और जब फ्लैट ग्राहकों को हैंडओवर दिया जाता है तो फ्लैट किसी काम के लिए नहीं होते। जब फ्लैट बेचना होता है तो ग्राहकों को बताते हैं कि यहाँ पर स्विमिंग पूल होगा, बालकनी से ऐसा नजारा आएगा, बालकनी के बाहर ऐसा होगा, फ्लैट के बाहर मेट्रो आएगी, ये आएगा वो आएगा। लेकिन जब फ्लैट हैंडओवर किया जाता है तो ना तो मेट्रो आती है, ना स्विमिंग पूल आता है, ना ही पार्क होता है, कुछ नहीं होता। यानी कि खोखले वादे किए जाते हैं। लोग इनकी बातों में आकर अपने बचाए हुए 1-1 रुपए से फ्लैट खरीद लेते हैं और बाद में धोखे का शिकार हो जाते हैं। समस्या ये है कि जो लोग फ्लैट खरीदते हैं उनके पास कोर्ट जाने के लिए समय नहीं है, या तो कोर्ट कचहरी कर लें या फिर वे अपनी प्राइवेट जॉब कर लें और बिल्डर अपनी मनमानी करते जा रहे हैं। आज दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में ऐसे बिल्डर हैं जिन्होंने अपने ही अलग नियम बना लिए हैं। लोगों के अपने फ्लैट होने के बावजूद 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस भी देना पड़ रहा है। लोग फ्लैट खरीदने के लिए करोड़ों और लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद बिल्डर्स के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीने पर मजबूर हैं। कई बिल्डरों के द्वारा मेंटेनेंस लिया जा रहा है, लेकिन फ्लैट की हालत ऐसी है जैसे 1990 के दशक में बना हुआ कोई घर। दीवारों से प्लास्टर छूट रहा है, लेंटर से पानी टपक रहा है, जगह जगह सीपेज है और लोगों के पैसे बर्बाद हो रहे हैं। अगर आप ट्विटर यानी एक्स यूजर हैं तो ट्विटर पर जब आप जाएंगे तो आपको प्रतिदिन 100 से 200 वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जिसमें सोसाइटी यानी बिल्डर्स के खिलाफ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कई सोसाइटी में धरना प्रदर्शन आए दिन हो रहे हैं और ये आम बात हो चुकी है दिल्ली, ग्रेटर नोएडा जैसी जगह। परेशानी है कि फ्लैट में रहने वाले को जब कोई समस्या होती है तो वह शिकायत बिल्डर से करता है और बिल्डर कोई कार्रवाई नहीं करता। ग्राहकों के पास इतना समय नहीं होता कि वह कोर्ट जा सकें या बिल्डर्स के पास इतने पैसे होते हैं। ग्राहक कोर्ट जाता भी है तो उनके पास अच्छे वकील होते हैं जो कि ग्राहकों के पास नहीं होते हैं, जिससे जो ग्राहक है वो कोर्ट कचहरी बार बार जाके परेशान हो जाता है और अंत में हार मान लेता है और लास्ट में जीत बिल्डर्स की होती है क्योंकि उनके पास पैसे हैं, उनके पास ताकत है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वह दिन दूर नहीं जब फ्लैट मालिकों को अपनी ही सोसाइटी में आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसका कारण है कि आने वाले समय में बिल्डर्स अपने नए कानून बनाएंगे, अपने हिसाब से मेंटेनेंस लेंगे, लोगों से हर महीने मेंटेनेंस बढ़ाएंगे, अपने हिसाब से बिजली बिल लेंगे। कई सोसाइटी ऐसी है जहाँ पर जनरेटर से बिजली के नाम पर 25 रुपए पर यूनिट वसूला जा रहा है और आप ये समझ सकते हैं कि 25 रुपए यूनिट मायने रखता है। आने वाले समय में कई बिल्डर्स मेंटेनेंस अपनी इच्छा से बढ़ाएंगे और इसका दबाव, इसका प्रेशर उन लोगों पर पड़ेगा जिन्होंने फ्लैट ले रखा है। आप सोचिए किसी व्यक्ति ने अपना फ्लैट किस लिए लिया, ताकि उसको कोई किराया ना देना पड़े,
7-8 हज़ार रुपये, 20,000 रुपये जो उसको किराया देना पड़ता है वो उसको ना देना पड़े। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपना 75 लाख रुपए का, 45 लाख रुपए का या 1 करोड़ रुपए का अपना फ्लैट खरीद रहा है और उसको 6,000 रुपये से लेकर 20-20 हज़ार रुपये मेंटेनेंस देना पड़ रहा है, तो फिर भैया फ्लैट खरीदने का फायदा क्या रहा? एक बड़ा सवाल सामने आता है। अब जब 20,000 रुपये, 6,000 रुपये लोगों को मेंटेनेंस ही देना पड़ेगा, ऐसे फ्लैट लेने से अच्छा आदमी किराए पर रह ले। लेकिन फिर भी आदमी ले रहे हैं क्योंकि लोगों की मजबूरी है। अब बड़े शहर में जॉब भी करनी है, घर भी बनाना है, बच्चों की शादी भी करनी है, उसके लिए घर होना जरूरी है। नया घर बना नहीं सकते, कारण ये जमीन इतनी महंगी है, तो मजबूरी में लोग फ्लैट खरीद रहे हैं, बिल्डर के झांसे में आ रहे हैं, बिल्डर लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं और अंत में पिस रहा है तो केवल ग्राहक और फ्लैट ओनर। सरकार को जरूरत है कोई ऐसा ऐप बनाने की जिसमें हर सोसाइटी में रहने वाला व्यक्ति डाउनलोड कर सके और उसमें अपने बिल्डर के लिए फीडबैक दे सके, और जिस बिल्डर का मेंटेनेंस या जिस बिल्डर की फीडबैक अच्छी हो रही सरकार उसको प्रमोट करे, और जिस बिल्डर की फीडबैक नेगेटिव हो उसको सरकार तुरंत बैन कर दे। ये नियम सरकार को उठाने चाहिए। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे पास ऐसा ना कोई ऐप है, ना ऐसी हमारे पास कोई वेबसाइट है, सिर्फ कोर्ट कचहरी है। एक जज के ऊपर 80-80, 100-100, 200-200 फाइल है। जज इंटरेस्ट नहीं लेता है कि कैसे क्लाइंट की हेल्प करें, क्योंकि ऐसे मामले लाखों की संख्या में। अब सवाल सामने आता है कि आखिर ग्राहक कहाँ जाए? क्या ग्राहक अपने प्राइवेट नौकरी छोड़कर कोर्ट कचहरी चालू कर दे? तो सरकार को आवश्यकता है कि ऐसे ऐप बनाने की जिससे ग्राहक अपने ऐप को डाउनलोड करे, और अगर उसको बिल्डर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करनी है तो वो उस ऐप के माध्यम से करे। सिंपल से 5 स्टार रेटिंग देनी है, अगर बिल्डर अच्छा नहीं है तो 1 स्टार देनी है, बिल्डर कम अच्छा है तो 2 स्टार देनी है। सिंपल सा तरीका हो, और जिस सोसाइटी के या जिस बिल्डर के फीडबैक सबसे कम हो आने वाले समय में ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए या उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। ये कदम सरकार को उठाने चाहिए, लेकिन सरकार कदम ये उठा नहीं रही है। बड़ा सवाल सामने आता है, क्या सरकार इन बिल्डर्स से दबी हुई है? क्या सरकार इन बिल्डर्स के अनुसार काम कर रही है? ये बड़े सवाल सामने आए। नए नियम और सरकार ही फ्लैट खरीदने वाले लोगों को बचा सकती है। सवाल है क्या ऐसा हो पाएगा? शायद। इसका जवाब है नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।